नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोली की आवाज़ पार्ट 2। अगले रोज मुझे पुलिस ने सोते से जगाया। कॉल बेल बजने की और निरंतर दरवाज़ा खटखटाया जाने की मिली जुली आवाज़ों को सुनकर मेरी नींद खुली। मैंने टेलीफोन के पास पड़ी टाइम पीस पर निगाह डाली। 9:15 बजे थे। मैं बिस्तर से निकला। मैंने अपना ड्रेसिंग गाउन पहना और आंखें मलता हुआ मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाज़ा खोला। सब इंस्पेक्टर यादव अपने 2 मातहतों के साथ मुझे एक ओर धकेल कर भीतर घुस आया। यादव ने एक सरसरी निगाह मेरे ड्राइंग रूम में चारों तरफ दौड़ाई और फिर बोला, यह तो वो कमरा नहीं जिसमें मैं पहले आया था। वो कमरा बगल में है, मैंने बताया। उसे मैंने बेडरूम बना दिया है। यानी कि तरक्की कर ली है। जाहिर है। वेरी गुड। जरा घर देखें तुम्हारा। और वह मेरा घर देखने के बहाने सारे फ्लैट में घूम गया। पता नहीं किस चीज़ की तलाश थी उसे। फिर वह वापस ड्राइंग रूम में आया और एक सोफ़ा चेयर पर ढेर हो गया। उसके दोनों मातहत दरवाजे के पास दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए। यादव बोला, बढ़िया, खुशकिस्मत हो, ठाठ से रहते हो। मैं खामोश रहा। इनकम टैक्स देते हो या यह सब काले धन का ही जहूरा है? यादव साहब, मैं तनिक चिड़े स्वर में बोला, तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो या इनकम टैक्स ऑफिसर? उसने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वो गोल मार्केट वाली लड़की, वह सहज स्वर भाव से कहता रहा, जो कल तुम्हारे आगोश में मरी थी। वो मेरे आगोश में नहीं मरी थी, मैंने ऐतराज किया। वो क्या नाम था उसका? वह पूर्वता कहता रहा, अनुराधा शर्मा। हाँ, अनुराधा शर्मा, लेकिन यह नाम नहीं था उसका। तो फिर क्या नाम था? तुम्हारी जानकारी के लिए, कल रात हमने गोल मार्केट की उस इमारत से और उसके आसपास के इलाके से उसके बारे में काफ़ी पूछताछ की थी। लेकिन हैरानी की बात है कि उस पूछताछ से हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। वह किराए का फ्लैट था और उसका मकान मालिक, जो कि उसी इमारत में रहता है, भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि लड़की सिर्फ 2 हफ्ते पहले उस फ्लैट में आई थी। उसने उससे 2 महीने का एडवांस किराया वसूल किया था और उसने अपना नाम अनुराधा शर्मा और पता 2642 बानी पार्क, जयपुर बताया था। हमने जयपुर पुलिस की सहायता से उस जगह के बारे में पूछताछ करवाई तो हमें मालूम हुआ कि जयपुर में बानी पार्क नाम का इलाका तो है, लेकिन उसमें 2642 नंबर का मकान नहीं है। वहाँ भी सारे इलाके में पूछताछ करवाने पर मालूम हुआ कि बानी पार्क में अनुराधा शर्मा नाम की युवती कभी नहीं रहती थी। इतनी जल्दी पूछताछ कैसे की जा सकती है कि गारंटी से कहा जा सके कि वहाँ कोई अनुराधा शर्मा नहीं रहती थी? अभी और पूछताछ जारी है, लेकिन गलत पता हमें यही सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जो नतीजा हमने निकाला है वो दुरुस्त है। वह खामोश हो गया। मैं कुछ क्षण उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब ऐसा न हुआ तो मैं बोला, सुबह सवेरे मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाने की वजह तुम्हें मालूम है, मुझे नहीं मालूम। इतने नादान न बनो। वह कठोर स्वर में बोला, और साफ साफ बोलो, उस लड़की के बारे में तुम और क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। जो कुछ मैं जानता था मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। वो तो न होने के बराबर है, मुझे मालूम है, लेकिन हकीकत भी तो यही है कि मैं उसके बारे में न होने के बराबर जानता हूँ। जरा अपने दिमाग पर जोर दो। हो सकता है कल की हाय तौबा में कोई बात तुम्हारे जहन से उतर गई हो, लेकिन आज वो याद आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी जल्दी जवाब मत दो, जरा सोच कर जवाब दो। उसकी मौत से पहले उसके साथ हुई बातचीत को मुकम्मल तौर पर याद करने की कोशिश करो और फिर जवाब दो। यादव साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की के बारे में जो कुछ जानता था मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मेरी कुल जमा 1.25 घंटे की तो मुलाकात थी उसके साथ। इतना थोड़ा वक्त इस बात के लिए कतई काफ़ी न था कि मेरी उसमें कुछ छुपाने लायक दिलचस्पी हो पाती। वह कुछ क्षण मुझे घूरता रहा और फिर संदिग्ध भाव से बोला, सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम उसका असली नाम नहीं जानते? असली नाम जानना तो दूर, मुझे यह भी तुम्ही से मालूम हुआ है कि जो नाम उसने मुझे बताया था वह उसका असली नाम नहीं था। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया है, ऐसी कोई बात छुपाने में
मेरी क्या दिलचस्पी हो सकती है? शायद तुम लड़की के हत्यारे की ऐसी तैसी खुद करने की फिराक में हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। हो भी तो छोड़ दो, वह उठता हुआ बोला। है ही नहीं, मेरी क्या लगती थी वो? गुड, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर कह रहा हूँ, लड़की के बारे में कोई ऐसी बात याद आ जाए जो तुमने हमें न बताई हो तो तुमने फौरन मेरे पास पहुँचना है। मैंने सहमति में सिर हिलाया और फिर उत्सुक भाव से पूछा, उसके फ्लैट की तलाशी में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा? न, जिक्र के काबिल कुछ नहीं, सिवाय इसके कि उसके फ्लैट से तकरीबन 5,000 रुपये की रकम बरामद हुई है। वह कामकाज क्या करती थी? मेरा मतलब है उसकी आय का साधन क्या था? मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, लेकिन तफ्तीश जारी है। वो नगद रकम उसके कॉल गर्ल होने की तरफ भी इशारा करती है। मैं खामोश रहा। फिर यादव अपने मातहतों के साथ वहाँ से विदा हो गया। मैं नित्य क्रम से निर्वित हुआ और मैंने नया सूट पहन लिया। साधारणतः मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाता था, लेकिन उस रोज़ पुलिस के आगमन की वजह से इतनी देर हो गई थी कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाने का ध्यान छोड़ दिया। अपने फ्लैट को ताला लगाकर मैं वहाँ से बाहर निकला। अपनी कार सर्विसिंग के लिए दी हुई थी। गैरेज से मैंने अपनी कार हासिल की और उस पर सवार होकर नेहरू प्लेस की ओर उड़ चला। 9:45 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। प्रत्यक्षता मेरी सेक्रेटरी रजनी वहां पहुंच चुकी थी और ऑफिस खोल चुकी थी। रजनी हमेशा ही ऑफिस में मुझसे पहले पहुंचती थी, इसलिए वही ऑफिस खोलती थी। लेकिन उस रोज रजनी मुझसे पहले नहीं आई थी। ऑफिस खुला था, लेकिन उसे रजनी ने नहीं खोला था। वेटिंग रूम नुमा बाहरी कमरे को पार करके जब मैं भीतर अपने प्राइवेट ऑफिस में पहुंचा तो फौरन मेरी समझ में आ गया कि रजनी के खोले बिना ऑफिस क्यों खुला था। मेरी मेज के पीछे मेरी घूमने वाली चमड़ा मड़ी कुर्सी पर दयाल सिंह बैठा था। उसके होठों पर कोरों की खून की जमी हुई लकीर दिखाई दे रही थी। जुबान काली होकर मुंह से बाहर ठोडी से भी नीचे तक लटक रही थी और उसकी पथराई हुई आंखें शून्य में कहीं झांक रही थी। मैं उसके समीप पहुंचा। मैंने देखा उसकी बाहें कुर्सी की पीठ के पीछे और टांगे कुर्सी के नीचे कहीं बंधी हुई थी। लकड़ी के 2 दस्तों के साथ जुड़ी लोहे की तार को उसके गले की गिर्द लपेटकर इस प्रकार उमेटा गया था कि तार उसकी चमड़ी को काटकर भीतर घुस गई थी और उसका गला घुट गया था। सामने मेज पर एक बड़ा सा रुमाल पड़ा था जो शायद पहले उसके मुंह में ठूसा गया था ताकि उसकी चीख न निकल सके। बाद में हलक के बाहर को आ जाने पर वह रुमाल शायद अपने आप ही उसके मुंह से निकल गया था। मैंने उसके जिस्म को छूकर देखा। लाश एकदम ठंडी हो चुकी थी। प्रत्यक्षता उसे उस हालत में वहां पड़े कई घंटे हो गए थे। जाहिर था कि दयाल सिंह को अपनी उस गलती की सजा मिली थी जो उसने मुझे अपने हाथ से निकल जाने देकर की थी। वे लोग चाहते तो उसे गोली मारकर जमुना में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस विभत्स तरीके से मेरे ऑफिस में उसकी हत्या शायद मुझे दहशत में डालने के लिए और हो सके तो उस हत्या में मुझे फंसाने के लिए भी की थी। लेकिन मैं अगर इतनी आसानी से डर जाने वाला होता तो मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव का अपना वह मौजूदा धंधा ही ना अपनाया होता। मैंने टेलीफोन पर पुलिस को दयाल सिंह के कत्ल की सूचना दे दी। अभी रिसीवर मेरे हाथ में ही था कि दरवाजे पर रजनी ने कदम रखा। उसकी निगाह मुझ पर से फिसलती हुई दयाल सिंह की लाश पर पड़ी। अभिवादन की स्निग्ध मुस्कान जो उसके चेहरे पर मुझे देखकर प्रकट हुई थी वह फौरन गायब हो गई। उसके चेहरे पर भारी आतंक के भाव प्रकट हुए। फिर एकाएक उसकी आंखें मूंदने लगी और उसका शरीर हवा में लहराया। मैंने रिसीवर क्रेडिल पर फेंका और लपक कर उसकी धराशायी होने से पहले उसे थाम लिया। रेशम का ढेर जैसे मेरे आगोश में आ गया। मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाहर के कमरे में ले आया। बीच का दरवाज़ा मैंने अपने पाँव की ठोकर से बंद कर दिया। मैंने उसे वहां बिछे एक सोफे पर लिटाया और खुद भी इस प्रकार बैठ गया कि उसके शरीर का ऊपरी भाग मेरे आगोश में ही रहा। तभी रजनी ने आंखें खोली। उसकी पलकें कुछ क्षण कबूतर के परों की तरह फड़फड़ाती रही और फिर वह क्षीण स्वर में बोली, मैं कहाँ हूँ? वहीं, मैं मीठे स्वर में बोला, जहाँ तुम्हें बहुत पहले होना चाहिए था।
मेरी आगोश में। मेरा मतलब है उसके अलावा यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में। मैं यहाँ कैसे पहुंची? ऑफिस में नहीं, इस दूसरी जगह जहाँ आपकी निगाह में मुझे बहुत पहले होना चाहिए था। ओह वो, तुम बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया था। मैं बेहोश हो गई थी? कैसे? फिर एकाएक वह उठी और मुझसे अलग होकर बैठ गई। ओह, मेरी बाहों से जैसे जन्नत निकल गई। मैंने एक आह भरी। वह बोली, वो भीतर भीतर एक लाश पड़ी है। मैं बोला, उसी को देखकर तुम बेहोश हो गई थी? उसके चेहरे पर आतंक के भाव उभरे। लाश अभी भी भीतर है? वह बोली। हाँ, मैंने जवाब दिया। रजनी, अगर मुझे मालूम होता कि तुम यूं मेरी बाहों में आओगी तो आज से बहुत पहले मैं खुद किसी का कत्ल करके उसकी लाश भीतर अपनी कुर्सी पर सजा चुका होता। नॉनसेंस, वह होठ सिकोड़ कर बोली। अब वह काफी संजीदा थी। आप मुझे एक बात बताइए। कौन सी बात? अभी जब मैं हाँ, अभी आपने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं था? कुछ क्या? कुछ भी? क्या कुछ भी? कोई ऐसी वैसी बात कौन सी होती है? मुझे नहीं मालूम, वह मुंह बिगाड़ कर बोली। मैं जो पूछ रही हूँ उसका मुझे जवाब दीजिए। अरे, जवाब देने के लिए बात मेरी समझ में तो आए। आप सब समझते हैं। सब नहीं समझता। मिसाल के तौर पर मुझे बाइनोमियल थ्योरम ही नहीं आती। मजाक मत कीजिए। मुझे यह बताइए कि जो हुआ उसका आपको अफसोस है या नहीं? नहीं, वह आंखें निकाल कर बोली। नहीं, लेकिन जो नहीं हो सका उसका मुझे सख्त अफसोस है। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। वह दूसरी लाश थी, पिछले 24 घंटों में पुलिस तक जिसकी खबर मैंने पहुंचाई थी। कानून के रखवाले मुझ पर बहुत खपा हुए और इसी वजह से मैंने जब उनसे विदा मांगी तो उन्होंने मुझे घुड़क कर बिठा दिया। फिर शाम को मेरे बयान की पारी आई। उन्होंने एक एक सवाल मुझसे 10-10 बार पूछा। उनके हाथ तो उन बातों से कुछ न लगा, लेकिन मेरा वक्त खराब होता चला गया। शाम के 7 बजे कहीं जाकर कई तरह की धमकियों और चेतावनियों की छत्र छाया में कानून के रखवालों ने राजधानी के सबसे बड़े कॉप्स फाइंडर सुधीर कोहली की खलासी की। मैं अपनी फिएट पर सवार होकर सीधा निजामुद्दीन वेस्ट पहुंचा। वहां 21 नंबर इमारत तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत न हुई। इमारत का मुआयना करने पर मुझे मालूम हुआ कि गौतम बनर्जी का दौलत खाना उस इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर था। मैंने कॉल बेल बजाई। दरवाजा एक लंबी ऊंची कदावार युवती ने खोला। वह एक ढीली ढाली फ्रॉक पहनी थी, लेकिन उसका कपड़ा इतना महीन था कि वह हवा के हल्के से झोंके से भी उसके जिस्म की बड़ी दिलकश गोलाइयों के एकदम साथ जा लगता था। इसी वजह से एक ही निगाह में मुझे मालूम हो गया कि वह अपने कई रंगों की फ्रॉक के नीचे काले रंग की अंगियां पहने हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी लेकिन बर्फ के टुकड़ों जैसी सर्द थी। नथुने यूं फूले हुए थे जैसे किसी भीतरी आक्रोश को प्रतिबिंब करने की कोशिश कर रहे थे, और होठों का कोरों पर से नीचे को झुकाव उसके बहुत सख्त मिजाज होने की चुगली कर रहा था। ऐसे मिजाज की लड़कियां, चाहे वह स्वर्ग की अप्सरा ही क्यों न हो, मुझे कतई पसंद नहीं थी। ऊपर से वह दोगली भी लग रही थी। उसने प्रश्न सूचक निगाहों से मेरी तरफ देखा। गौतम बनर्जी हैं? मैंने पूछा। तुम कौन हो? वह संदिग्ध भाव से मुझे घूरती हुई बोली। बंदे को सुधीर कोहली कहते हैं। तुम गौतम के दोस्त हो? अगर नहीं हूं तो हो जाऊंगा। दरअसल मुझे किसी ने बताया नहीं था कि वह इतना बड़ा आदमी है कि उससे मिलने के लिए उसका दोस्त होना जरूरी होता है। कट द क्रेप मैन, वह मुंह बिगाड़ कर बोली। मैं खामोश रहा। गौतम घर पर नहीं है, वह बोली। कहाँ गया है? मालूम नहीं। तुम कौन हो? मैं कोरिना हूँ। नाम बताया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैंने नाम नहीं पूछा था। तो और क्या पूछा था? कोरिना, क्या ये सारी बातें दरवाजे पर खड़े खड़े ही होंगी? वह एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, भीतर आओ। वह दरवाजे से हट गई। मैं भीतर दाखिल हुआ तो मैंने अपने आप को एक गलियारे में पाया। वह गलियारे में आगे बढ़ी। मैं उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे पीछे चलना अपने आप में एक तजुर्बा था। आजकल की पोशाकों की यह बहुत बड़ी विशेषता थी कि उसमें औरत हर तरफ से दर्शनीय लगती थी। खुदा का शुक्र था कि आजकल की लड़कियों में इतनी जागृति आ गई थी कि अपनी पुराने जमाने की बहनों की तरह अपने खूबसूरत जिस्म को
तंबू नुमा कपड़ों में छुपाकर रखना उन्हें बेहुदा और बेमानी लगने लगा था। वह मुझे एक छोटे से लेकिन बड़े नफासत से सजे हुए ड्राइंग रूम में ले आई। उसके संकेत पर मैं एक सोफे पर बैठ गया। वह मेरे सामने बैठ गई। उसके बैठते ही उसकी फ्रॉक में से उसकी खूबसूरत टांगें मुझे बड़ी दूर तक दिखाई दी, लेकिन उस नज़ारे की जिंदगी पानी की सतह पर बुलबुले जितनी निकली। उसने अपनी फ्रॉक के निचले भाग को समेटकर इकट्ठा किया और उसे अपने घुटनों के नीचे दबा लिया। मैंने अपनी जेब से डनहिल का पैकेट निकाला और उसे सिगरेट पेश किया। नो थैंक्स, वह बोली। मैं सिगरेट नहीं पीती। सिगरेट गले के लिए खराब होता है। गले के लिए? मैं पॉप सिंगर हूँ, गौतम के बैंड में गाती हूँ। आई सी, गौतम बनर्जी से तुम्हारा बस इतना ही रिश्ता है? गौतम बनर्जी से मेरा हर तरह का रिश्ता है, वह एक चैलेंज भरे स्वर में बोली। कोई ऐतराज? सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता जलन जरूर हो रही है कि तुम्हारा हर तरह का रिश्ता गौतम बनर्जी से है, मुझसे नहीं। नॉनसेंस। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और फिर बोला, तुम यहीं रहती हो? यहाँ भी रहती हूँ, वह बोली। मतलब यह है कि जब मेरा जी चाहता है मैं यहाँ भी रहती हूँ। वैसे पंडारा रोड पर मेरा अपना फ्लैट है। कुछ मालूम है गौतम बनर्जी कहाँ गया हुआ है और कब लौटेगा? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और गौतम बनर्जी से क्या चाहते हो? दरअसल मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। क्या हो? प्राइवेट डिटेक्टिव? क्या ऊंचा सुनती हो? नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस नाम का जानवर हिंदुस्तान में भी पाया जाता है। पहले नहीं पाया जाता था, लेकिन अब न सिर्फ पाया जाता है बल्कि बहुतायत में पाया जाता है। गौतम से क्या काम है तुम्हें? एक केस के सिलसिले में मैं उससे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। गौतम किसी पखेड़े में तो नहीं फंसा हुआ? अगर फंसा हुआ है तो फिलहाल मुझे खबर नहीं। ओह, वैसे कब से घर नहीं है वो? वह दोपहर 12:30 बजे के करीब यहाँ से गया था। उसके जाने से कोई आधा घंटा पहले किसी ने उसे यहाँ फ़ोन करके कहीं बुलाया था। मेरे पूछने पर भी उसने मुझे यह नहीं बताया था कि कॉल किसकी थी या वह कहाँ जा रहा था। वह बहुत जल्द वापस लौट आने के लिए कहकर गया था, लेकिन रात हो गई है और वो अभी तक नहीं लौटा है। मुझे तो उसकी फिक्र हो गई थी। कहीं यार दोस्ती में अटक गया होगा। उसके यार दोस्त उसके हमपेशा लोग ही हैं। मैंने सबको फ़ोन करके उसके बारे में पूछा है, वह उनमें से किसी के यहाँ नहीं पहुँचा। आई सी। अभी तक उसके लौट कर न आने के बारे में मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचा था, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ आने पर और अपने आप को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताने पर मेरा दिल उसके किसी अनिष्ट की आशंका से डरने लगा है। मेरा यहाँ आना महज इत्तेफाक है। मैं गौतम बनर्जी से कभी नहीं मिला, इसलिए यह एक नाजायज़ बात है कि मेरे आगमन का रिश्ता तुम उसके किसी अनिष्ट से जोड़ो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यह भी हकीकत है कि उसके अनिष्ट का ख्याल मुझे तुम्हारे यहाँ आने पर ही आया है। तुम खामखा डर रही हो, उसे कुछ नहीं होने वाला। लोग घर से निकलते हैं तो अक्सर ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनका इल्हाम उन्हें घर से निकलते वक्त नहीं होता। जिस केस की तुम बात कर रहे हो वो है क्या? वह ब्लैकमेल का केस है। ब्लैकमेलर बहुत दब छुपकर काम करने वाले आदमी होते हैं। वे खून खराबे में विश्वास नहीं रखते। खून खराबे का जिक्र किसने किया? मैंने किया है, और गौतम बनर्जी के बारे में तुम्हारी तसल्ली के लिए किया है। वह बोली। फिर तो कहीं मेरा ही ख्याल सच न हो। कौन सा ख्याल? मुझे काफ़ी अरसे से लग रहा है कि वह किसी और लड़की की फिराक में है। आई सी। लेकिन अगर वह यह समझता है कि वह बड़ी आसानी से मुझसे पल्ला झाड़ सकता है तो यह उसकी गलतफहमी है। तुमने उसे कभी किसी और लड़की के साथ देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि वह है किसी लड़की की फिराक में। कैसे मालूम है? मैंने एक दो बार उसके रुमाल पर लिपस्टिक लगी देखी थी और उसकी छाती पर से ऐसी खुशबुओं की महक आती महसूस की थी जो सिर्फ औरतें लगाती हैं। ओह, वैसे आजकल वह किसी और चक्कर में भी है। कैसे चक्कर में? किसी खतरनाक चक्कर में। मैंने महसूस किया है पिछले दिनों उसकी कुछ दादा टाइप के लोगों से बहुत मेल मुलाकात थी। हो सकता है कि वह लड़की भी उन दादा लोगों से ही संबंधित हो जिसकी फिराक में गौतम मुझे आजकल लगता है। यह दादा लोगों वाली क्या बात हुई? तुमने अपनी आंखों से भी कभी कुछ देखा है? देखा है। एक बार तो वह मेरे सामने बैंड स्टैंड से उतरकर
रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ शक्ल से ही दादा लगने वाले लोगों से खुसुर पुसुर करने गया था। फिर बीच में थोड़ी देर के लिए वह सिलसिला बंद हो गया था और उसके बाद एक बार फिर परफॉर्मेंस को बीच में छोड़कर वह अपने ऐसे ही किसी अभियान पर चला गया था। हमें उसके बिना बैंड को चालू रखना पड़ा था। बाद में जब मेरा गाना खत्म हुआ था और मैं उसकी तलाश में गई थी तो वह मुझे लॉबी में एक खंबे के पीछे एक दादाओं के भी दादा से बात करता दिखाई दिया था। दादाओं का दादा? वो कौन हुआ? सोनी सामंत। सोनी सामंत? तुम उसे पहचानती हो? हाँ, वो तो बहुत बड़ा दादा है, बहुत खतरनाक भी। गौतम बनर्जी जैसे म्यूजिशियन का सोनी सामंत जैसे गैंगस्टर से क्या वास्ता? वह खामोश रही। वार्तालाप के दौरान उसके घुटने अनजाने में खुल गए थे और उसकी फ्रॉक वहां से निकलकर ऊपर सरक गई थी। मेरी निगाह वहीं टिकी पाकर वह अपनी फ्रॉक को फिर पूर्वता व्यवस्थित करने लगी। तुमने पूछा नहीं उससे कि सोनी सामंत से वह क्या बातें कर रहा था? पूछा था। उसने मुझे बताया था कि सोनी सामंत उससे कोई धंधे की बात कर रहा था। धंधे की बात? किस धंधे की बात? गौतम के धंधे की बात। लेकिन गौतम का धंधा तो संगीत का है, उससे किसी दादा का क्या वास्ता? मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूछने पर उसने मुझे यही जवाब दिया था कि सोनी सामंत उससे बिजनेस टॉक्स कर रहा था। तुम्हें उसकी बात पर विश्वास आ गया था? वह एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, नहीं, उसने यह नहीं बताया था कि धंधे की क्या बात उसने सोनी सामंत से की थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि सोनी सामंत ने उसे एक ऑफर दी थी जो कि उसने मंजूर कर ली थी, उसके म्यूजिशियन के धंधे से ताल्लुक रखती हुई। हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए सोनी सामंत जैसे लोगों को किसी की ना सुनने की आदत नहीं होती, खास तौर से किसी मामूली म्यूजिशियन की। ऐसे लोग किसी को ऑफर नहीं, आदेश देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि गौतम ने मुझसे झूठ बोला होगा? लगता तो यही है। उसकी भ्रुकुटी तन गई। गौतम से तुम्हारी यह रिश्तेदारी कब से चल रही है? कोई 1 साल से। वह बोली, गंभीर रिश्तेदारी है? हाँ। कैसे हो गई? वह मुझे पसंद आ गया था। तुम्हें पसंद आ गया था? हाँ। किसी मर्द से मेरी गंभीर रिश्तेदारी मेरी पसंद के बिना कैसे हो सकती है? मेरे पीछे दर्जनों मर्द कुत्तों की तरह दुम हिलाते फिरते हैं। इसके बावजूद मेरा रिश्ता अगर सिर्फ गौतम बनर्जी से है तो इसमें मेरी पसंद का दखल होना तो इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए तो मुझे यह गवारा नहीं कि वह किसी और औरत के चक्कर में पड़ी। आई सी। लेकिन अगर यह बात सच हुई, एकाएक उसकी आंखों में एक बड़ा खतरनाक भाव उभरा, तो मैं उसकी वो गत बनाऊंगी कि साला सारी उम्र याद करेगा कि कोई मेरी थी। क्या करोगी तुम? आई विल चॉप हिज, यू नो वॉट। आई नो वट इज अ मैन विदाउट हिज फैमिली ज्वेल्स। मुझे मालूम नहीं वह किस हरामजादी की फिराक में है, लेकिन वह जो कोई भी होगी मेरे मुकाबले में मिट्टी का ढेर होगी। मैं जब चाहूंगी उसकी छुट्टी कर दूंगी। वह उठकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने पंजों पर खड़ी होकर और अपनी बाहें कंधों से ऊपर उठाकर एक बड़ी तौबा शिकन अंगड़ाई दी। कैसी लग रही हूँ? मेरे जवाब देने की नौबत आई। उसी क्षण ड्राइंग रूम का दरवाजा निशब्द खुला और उसकी चौखट पर हाथ में एक रिवॉल्वर लिए एक लंबा चौड़ा आदमी प्रकट हुआ। वह दिल्ली का मशहूर गैंगस्टर सोनी सामंत था। बहुत शानदार लग रही हो। सोनी सामंत प्रशंसात्मक स्वर में बोला, लेकिन ऐसी खतरनाक अंगड़ाई इस दूध पीते बच्चे के सामने मत तोड़ो, बेचारा मर जाएगा। कोरिना ने फौरन अपने हाथ नीचे गिरा लिए। वह बड़े नर्वस भाव से अपनी उन्नत वक्ष पर इकट्ठी हो आई अपनी फ्रॉक को व्यवस्थित करने लगी। यह दूध पीता बच्चा तुमने किसे कहा है? मैं बोला। तुम्हें कहा है? और किसे कहा है? वह बोला। इतनी शानदार औरत तुम्हारे सामने खड़ी अंगड़ाइयां तोड़ रही है और तुम सोफे पर हाथ धरे बैठे हुए हो। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? मैंने उत्तर नहीं दिया। मैं नया सिगरेट सुलगाने लगा। मैंने पूछा, कौन हो तुम? वह कठोर स्वर में बोला, तुमसे मतलब? देखो बाबू, एकाएक वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मेरे से होशियारी दिखाओगे तो बहुत पछताओगे। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। वो तो तुम्हारी सूरत से ही जाहिर हो रहा है। बकवास कम करो और मतलब की बात ज़्यादा करो। बोलो, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर कोहली है। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मेरे नाम या मेरे पेशे को वह खातिर में लाया हो, ऐसा नहीं लगा। यहाँ क्या करने आए हो? उसने पूछा।
यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? मैं बोला, मैं तो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। गौतम बनर्जी तुम्हारा दोस्त है? हाँ। तुम हाथ में रिवॉल्वर लेकर अपने दोस्त से मिलने जाते हो? मैं आदतन सावधानी बरतने वाला आदमी हूँ। मुझे अपने दोस्त के घर में से अजनबी आवाज़ें आती सुनाई थी, तो मैंने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लेना ही मुनासिब समझा। क्या कहने? अब तुम बोलो, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। उसी के सिलसिले में गौतम बनर्जी से बात करने आया था। वो है कहाँ? मुझे नहीं मालूम। वह कोरिना की तरफ घूमा। गौतम कहाँ है? उसने कोरिना से पूछा। कोरिना ने बेरुखी से होठ पिचकाए। सोनी सामंत उसके समीप पहुंचा। एकाएक उसने बिना किसी चेतावनी के अपने दाएं हाथ का एक करारा झापड़ कोरिना के नितंबों पर रसीद किया। कोरिना यूं उछली जैसे बिजली का करंट लगा हो। यह झापड़, सोनी सामंत क्रूर स्वर में बोला, मैं तुम्हारे चौकटे पर भी रसीद कर सकता था, लेकिन इतना सुंदर मुखड़ा देखने के काबिल न रहे, यह मुझे गवारा ना हुआ। कोरिना की आंखें अपमान से जल उठी। हाँ तो, सोनी सामंत इस बार मीठे स्वर में बोला, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। बड़ी कठिनाई से कोरिना के मुंह से फूटा। यहाँ से गया कब का हुआ है वो? दोपहर 12:30 बजे का। किसी ने फ़ोन करके उसे कहीं बुलाया था, लेकिन फ़ोन किसका था और उसे कहाँ बुलाया गया था, यह सब उसने मुझे नहीं बताया था। वह 1 घंटे में लौट आने के लिए बोलकर गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। वह बोला। फिर वह मेरी तरफ घूमा। तुम गौतम बनर्जी से क्या बात करना चाहते थे? जो बात मैं करना चाहता था वह मेरे एक क्लाइंट से संबंधित है, और मैं नहीं समझता कि उसमें तुम्हारी कोई दिलचस्पी हो सकती है। मेरी दिलचस्पी किस बात में है और किस बात में नहीं है, यह फैसला मैं खुद करूंगा। अपने क्लाइंट का नाम बोलो। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह मेरे पेशे के उसूलों के खिलाफ है। किस्सा क्या है? मेरी क्लाइंट एक विवाहित औरत है और गौतम बनर्जी उसके पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसे यह एक नेक राय देने आया था कि वह उस औरत का ख्याल छोड़ दे, नहीं तो उसका पति उसका खून कर देगा। हरामजादा! कोरिना सांप की तरह फुफकारी। मेरी उस झूठी कहानी पर कोरिना के गुस्से के इजहार की वजह से ही शायद सोनी सामंत को विश्वास आ गया। वह कुछ क्षण सोचता रहा। उसके बाद वह बड़े कठोर स्वर में मुझसे संबोधित हुआ। तुम यहाँ से फूटो और आगे दोबारा कभी इस घर में कदम न रखना। दोबारा कभी गौतम बनर्जी के फेर में न पड़ना। पढ़ूंगा तो तुम क्या करोगे? मैं बोला। अभी जानना चाहते हो? मुझे अभी भी जानने से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सोनी सामंत, अगर ऐसे ही बड़े दादा हो तो जरा रिवॉल्वर परे रखकर बात करो ना। तो ऐसे नहीं मानेगा, वह कहर भरे स्वर में बोला। उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। मेरे तनिक और समीप आ जाने पर उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊंचा उठा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। सोनी सामंत ने हड़बड़ाकर टेलीफोन की दिशा में देखा। उसी क्षण मैंने पूरी शक्ति से अपना एक घूंसा उसके पेट में जमा दिया। वह एकदम दोहरा हो गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटक कर परे जा गिरी। मैंने अपने दोनों हाथों का एक सामूहिक प्रहार उसकी अपने सामने झुकी हुई गर्दन पर किया। वह फर्श पर ढेर हो गया। मैंने झपट कर उसकी परे गिरी रिवॉल्वर अपने अधिकार में ले ली। कोरिना आतंकित भाव से नेत्र फैलाए बुत बनी एक और खड़ी थी। टेलीफोन की घंटी अभी भी बज रही थी। मैंने झटके से फोन का रिसीवर उठाकर अपने कान से लगाया। कोरिना, दूसरी ओर से आती एक हाँफती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। कोरिना, सुन रही हो? कोरिना, मैं मर रहा हूँ। मैंने हाथ फैलाकर कोरिना की बाह थामी और उसे अपनी ओर घसीटा। फिर मैंने रिसीवर का ईयरपीस जबरन उसके कान से सटा दिया। हेलो, वह हड़बड़ाई सी बोली। कौन? फिर वह मुंह बाए दूसरी ओर से आती आवाज सुनती रही। फोन सुनते समय उसके चेहरे पर आतंक के भाव प्रतिक्षण गहरे होते चले गए। अंत में रिसीवर को उसने कान से परे कर दिया और धम से एक सोफा चेयर पर बैठ गई। मैंने रिसीवर को फिर कान से लगाया। लाइन अभी कटी नहीं थी, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी सोनी सामंत आंखों में खून लिए फर्श से उठा, इससे पहले कि वह मुझ पर झपट पाता। मैंने अभी तक अपने हाथ में थमी उसकी रिवॉल्वर उसकी ओर तान दी। रिवॉल्वर की नाल अपनी ओर तनी पाकर उसके कस बल ढीले पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों से खूंखार भाव न गया। किसका फोन था? मैंने कोरिना से पूछा। गौतम का।
वह कंपित स्वर में बोली, वह मर गया। कैसे? किसी ने उसका कत्ल कर दिया। कहाँ? कैसे? हाउस नंबर 27, मलकागंज। किसी ने फोन करके उसे वहां बुलाया था। वह उस इमारत में पहुंचा तो किसी ने खिड़की के रास्ते उसे पीछे से गोली मार दी। वह यह तक न देख पाया कि गोली चलाने वाला कौन था। जिस कमरे में वह गिरा था, इत्तेफाक से उस कमरे में टेलीफोन था। वह रेंग रेंग कर टेलीफोन तक पहुंचा था और किसी तरह यहाँ फोन करने में कामयाब हो गया था। एकाएक वह रोने लगी। मैं कुछ क्षण असमंजसपूर्ण मुद्रा बनाए खड़ा रहा। फिर मैंने सोनी सामंत की तरफ देखा। मेरी रिवॉल्वर मुझे वापस करो, वह कठोर स्वर में बोला, ताकि तुम मुझे शूट कर सको। मैं व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। यानी कि पहले था। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मेरी रिवॉल्वर अपने पास रखकर तुम कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे। तुम्हारे जैसे मच्छर को मैं जब चाहूँ मसलवा सकता हूँ, और तुम्हारे जैसे मच्छर को, यानी कि तुम्हें, मैं अभी मसल सकता हूँ। बेटा, इतना दमखम तुम में नहीं है। हिम्मत हो तो मुझ पर गोली चलाकर दिखाओ। मैंने उस पर गोली नहीं चलाई, लेकिन मैंने उसकी रिवॉल्वर में से गोलियां जरूर निकाल ली। फिर खाली रिवॉल्वर मैंने उसे सौंप दी। छोकरे, वह फुफकारता हुआ बोला, मैं तुझे याद रखूंगा, फायदे में रहोगे। मैं सहज भाव से बोला, हो सकता है कभी तुम्हें किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाओं की जरूरत पड़ जाए, और विश्वास जानो, इस धंधे से ताल्लुक रखता मुझसे बढ़िया छोकरा तुम्हें चिराग देकर ढूंढे नहीं मिलेगा। वह फर्श को रौंदता हुआ वहां से कूच कर गया। बाहर मेन रोड पर मुझे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई दिया। वहां से पहले मैंने डायरेक्टरी इंक्वायरी पर फोन किया और मीरा खोसला के फ्लैट का पता बताकर वहां का टेलीफोन नंबर हासिल किया। फिर मैंने उस नंबर पर घंटी की। सुजान सिंह लाइन पर आया। मैंने उसे अपना परिचय दिया और मीरा खोसला से बात करने की इच्छा प्रकट की। उसने मुझे बताया कि मीरा घर पर नहीं थी। वह कहाँ गई हुई थी यह उसे मालूम नहीं था। मैंने फ़ोन रख दिया और टेलीफोन बूथ से बाहर निकल आया। मैं कनॉट प्लेस पहुंचा। वहां चिनार में मैंने खाना खाया और फिर वहीं से दोबारा मीरा खोसला के फ्लैट पर फ़ोन किया। इस बार मीरा फ्लैट पर मौजूद थी। हेलो सुधीर, वह बोली, क्या खबर है? गौतम से मुलाकात हुई? नहीं, मैं बोला। मैं उसके घर गया था, लेकिन वह वहां नहीं था। घर पर उसकी जगह कोरिना मौजूद थी। कोरिना कौन? उसकी स्टडी। यह किसने कहा? कोरिना ने ही कहा। वो है कौन? पॉप सिंगर है। गौतम के बैंड से संबंध है। आई सी। वहीं मुझे राजधानी का सोनी सामंत नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर मिला था। वह अपने आप को गौतम का दोस्त बताता था। तुम जानती हो सोनी सामंत को? अगर वह कोई गैंगस्टर है तो मैं उसे कैसे जानती हो सकती हूँ? वह रुक्ष स्वर में बोली, मेरा मतलब है गौतम के दोस्त के तौर पर। मैं उसे किसी तौर पर भी नहीं जानती, लेकिन प्रत्यक्षता गौतम उसे जानता था। गौतम की भी किसी गैंगस्टर से वाकिफियत होना मेरे लिए हैरानी की बात है, वह बोली, खास तौर से तब जबकि सिलसिला ब्लैकमेल का हो। तुम गौतम के बारे में कुछ कहने जा रहे थे। उसके बारे में बहुत बुरी खबर है। क्या? उसका कत्ल हो गया है? क्या? मैंने बड़े धैर्यपूर्ण ढंग से मेरी मौजूदगी में गौतम के फ्लैट पर आई उसकी टेलीफोन कॉल की कहानी उसे सुनाई। ओ माय गॉड, वह हैरान परेशान स्वर में बोली, तुमने गौतम की लाश देखी? नहीं, मैं मलकागंज नहीं गया। क्यों? वहां जाकर मैं पुलिस की फेर में पड़ सकता था। फिर मुझे गौतम में अपनी दिलचस्पी की वजह बताने के लिए मजबूर किया जा सकता था, और फिर उसके कत्ल के सिलसिले में तुम्हारा नाम भी घसीटा जा सकता था। तुम्हारे हित में मैंने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन हो सकता है वह मरा ना हो, वह जिंदा हो, और वक्त रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिए जाने पर उसकी जान बच सकती हो। अगर वह जिंदा होगा तो अभी तक अस्पताल पहुंचा दिया गया होगा। कैसे? मैंने पुलिस को उसके बारे में एक गुमनाम टेलीफोन कॉल कर दी थी। पुलिस कब की वहां पहुंच चुकी होगी। अगर वह जिंदा होगा तो उसकी जान बचाने के काम को पुलिस मुझसे कहीं बेहतर अंजाम दे सकती है। लेकिन फिर भी अब मुझे कैसे पता लगे कि वह मर गया है या जिंदा है? अगर तुम यह बात जानने के लिए इतनी ही मरी जा रही हो, एकाएक मेरे स्वर में कठोरता आ गई, तो खुद मलकागंज चली जाओ और जाकर मालूम कर लो, या मैं चला जाता हूँ। फिर मेरे पीछे पीछे ही पुलिस तुम्हें भी लेने आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं खुद ऐसा नहीं चाहता।
तुम गौतम के बारे में पूछताछ कर रहे थे। यह बात पुलिस को क्या वह लड़की या वह गैंगस्टर नहीं बताएगा? मुझे उम्मीद नहीं। दोनों ही अपने नाम गौतम की मौत के साथ लपेटे जाने के इच्छुक नहीं मालूम होते थे। सोनी सामंत तो मेरे सामने ही वहां से चला गया था और कोरिना ने भी न मलकागंज का रुख किया था और न पुलिस को खबर देने के लिए कोई कदम उठाया था। और वैसे तुम कहते हो कि वह गौतम की पक्की सहेली थी। मैं नहीं कहता, वह खुद कहती है। सेल्फिश पिच, सेल्फिश कोल्ड ब्लडेड पिच। ब्लैकमेलर की कोई और मांग पेश हुई? मैंने उसकी कोरिना के लिए गालियों की ओर ध्यान दिए बिना नया सवाल किया। हाँ, पहली दो मांगों जैसी ही एक मांग आज सुबह आई थी। आज सुबह? तुमने मुझे खबर दी होती। तुम अपना फ़ोन नंबर तो बताकर नहीं गए थे। मैंने सोचा था जब तुम्हारा फ़ोन या तुम खुद आओगे तो मैं बता दूंगी। तुम मेरा फ़ोन नंबर चाहती तो मालूम कर सकती थी। तुमने भी तो मुझे अपना फ़ोन नंबर नहीं बताया था, लेकिन मैंने मालूम किया ही है। तुम्हारी बात और है, तुम जासूस हो। खैर छोड़ो, तुम उस मांग की बात करो। वह पहले जैसी ही, पहले जितनी ही रकम की मांग थी। मुझे पहले की ही तरह नई दिल्ली जीपीओ पोस्ट मास्टर की मार्फत कालीचरण के नाम 5,000 रुपये का ड्राफ्ट भेजने के लिए कहा गया था, जो कि मैंने भेज दिया। तुमने भेज दिया? मैं हैरानी से चिल्लाया। हाँ, क्या न भेजती? मेम साहब, मैंने तुम्हें खास तौर से कहा था कि ब्लैकमेलर की अगली मांग पेश होने के बाद ही उसकी तलाश के सिलसिले में मैं कुछ कर सकता था। अगली मांग पेश हुई और तुमने मुझे बताया भी नहीं और उसे पैसा भेज दिया। तुम उसे कैसे तलाश करते? मैं जीपीओ जाकर देखता कि कालीचरण की 5,000 की ड्राफ्ट वाली चिट्ठी लेने वहां कौन आता था। फिर या तो वही ब्लैकमेलर होता या फिर उसके पीछे लगकर मैं ब्लैकमेलर तक पहुंच जाता। ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे साफ साफ कहना चाहिए था। और कितना साफ साफ कहता? मैंने कहा तो था कि ब्लैकमेलर की अगली मांग आने पर ही मैं उस तक पहुंचने की स्थिति में आ सकता था। लेकिन तुमने यह तो नहीं कहा था कि यह काम तुम कैसे करने वाले थे। यह बात तो साफ थी, अंधे को भी दिखाई दे रही थी। लेकिन यह काम तुम अभी भी तो कर सकते हो। अब कैसे कर सकता हूँ? अब मैं जीपीओ जाकर झक मारूंगा। ब्लैकमेलर कालीचरण के नाम का लिफाफा कब का वहां से ले जा चुका होगा। इतनी जल्दी? मैंने आज सुबह ही तो वह लिफाफा डाक में डाला था। राजधानी में सेम डे डिलीवरी की सुविधा है। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। मैं खामोश ही रहा। अब क्या होगा? उसने धीरे से पूछा। होगा क्या? अब ब्लैकमेलर की अगली मांग का इंतजार करना पड़ेगा और वह पता नहीं कितने दिनों में आए। तुम फिक्र मत करो सुधीर, मैं तुम्हारी फीस बढ़ा दूंगी। अरे, फीस की कौन बात कर रहा है? मैं तो खैर छोड़ो, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। छोड़ो अब तुम यह बताओ कि क्या तुम गौतम के किन्हीं ऐसे यार दोस्तों को जानती हो जिनके वह बहुत करीब था? मैं गौतम के किसी यार दोस्त को नहीं जानती। पक्की बात? हाँ, लेकिन वो लड़की जरूर जानती होगी जिसे तुम उसकी पक्की सहेली बता रहे हो और जिसे तुमने उसके घर में घुसी बैठी पाया था। वह उसके बैंड की मेंबर भी थी। गौतम के यार दोस्तों के बारे में बेहतर जानकारी तुम्हें उससे हासिल हो सकती थी। वह ठीक कह रही थी। इस बारे में मुझे कोरिना से ही पूछना चाहिए था। अब मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आने लगा। मुझे एक बात याद आई है सुधीर, वह कह रही थी। क्या? मैं सजग स्वर में बोला। जब मैं गौतम के साथ आगरा गई थी तो होटल के कमरे में एक बार उसकी जेब में से उसका पर्स निकलकर फर्श पर गिर गया था और उसका सामान बाहर बिखर गया था। गौतम ने अपना बाकी सामान तो समेट लिया था, लेकिन उसका एक कार्ड एक कुर्सी की ओट में पहुंच गया था, जो कि बाद में मैंने उसे उठाकर दिया था। कैसा कार्ड था वो? मैं उतावले स्वर में बोला। मैं वही बताने जा रही हूँ। वह किसी क्लब की मेंबरशिप का कार्ड था। कार्ड पर क्लब का राजेंद्र प्लेस का एक पता लिखा हुआ था और बड़ा भला सा नाम था उसका। मुझे खूब याद था, लेकिन अब हाँ, याद आ गया, डायमंड क्लब। मुझे उस कार्ड की याद आई जो मैंने दयाल सिंह की जेब में देखा था। शुक्रिया, प्रत्यक्षता में बोला। यह बात काम की साबित हो सकती है। तुम मिल कब रहे हो? बहुत जल्दी। फिलहाल नमस्ते। मैंने रिसीवर हुक पर टांग दिया और टेलीफोन बूथ से बाहर निकल आया। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। 9 बजने को थे। मैं अपनी कार में सवार हुआ और पूसा रोड की तरफ उड़ चला। राजेंद्र प्लेस पहुंचकर मैंने कार को विक्रम टावर के पहलू में खड़ा कर दिया
और फिर पैदल आगे बढ़ा। मैं उस इमारत के पास पहुंचा जिस पर डायमंड क्लब का लाल रंग का विशाल नियॉन साइन चमक रहा था। उस साइन के नीचे ही एक लाल रंग का चमकता हुआ बंद दरवाजा था, जिसके सामने एक 6 फुट से भी ज्यादा लंबे कद का वर्दीधारी दरबान खड़ा था। मेरे समीप पहुंचने पर उसने यूं टकटकी लगाकर मेरी तरफ देखा, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं उसके सिर पर जा खड़ा हुआ। यस सर, वह भावहीन स्वर में बोला। यस सर क्या? मैं अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। सर के लिए दरवाजा खोलो, जो कि तुम्हारा काम है। आप मेंबर हैं? नहीं, लेकिन मेरा जो दोस्त यहाँ का मेंबर है, उसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं उसका मेहमान हूँ। ऐसे तो भीतर घुसने की इजाजत नहीं है साहब। मैं जबरदस्ती भीतर घुस सकता हूँ? अव्वल तो मेरे होते यह मुमकिन नहीं, लेकिन अगर यह नामुमकिन काम करने में आप कामयाब हो भी गए तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जितनी तेजी से आप भीतर घुसेंगे, उससे ज्यादा तेजी से आप बाहर फेंक दिए जाएंगे। बड़े बदतमीज हो तुम। मैं बदतमीज नहीं हूँ साहब, वह नम्र स्वर में बोला, लेकिन आप मुझे बदतमीजी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं कुछ क्षण अनिश्चित सा उसके सामने खड़ा रहा। फिर मैं एक बार फिर बड़े अधिकारपूर्ण स्वर में उससे संबोधित हुआ। तुमने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं क्लब के कौन से मेंबर का मेहमान हूँ। गलती हुई, अब पूछ लेता हूँ। मैं गौतम बनर्जी का मेहमान हूँ। मैंने साफ देखा कि नाम का उस पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा था। आपका शुभ नाम? सुधीर, सुधीर कोहली। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और जबरन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, वेलकम सर। मैं भीतर दाखिल हुआ। मेरे पीछे फौरन दरवाजा बंद हो गया। मैंने अपने आप को किसी फिल्म की सेट की तरह सजे हुए एक रिसेप्शन पर पाया। रिसेप्शन के फर्श पर चारों दीवारों को छूता हुआ एक इतना शानदार कालीन बिछा हुआ था कि मेरे पांव उसमें धंसे जा रहे थे। एक कोने में एक डेस्क लगा हुआ था, जिसके पीछे एक कड़क सुंदरी बैठी हुई थी। जो मेकअप उसने अपने चेहरे पर पोता हुआ था, वह वजन में 150 ग्राम से कम हरगिज नहीं रहा होगा। उसने एक चमचमाती हुई मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया और पूछा, योर नेम सर? सुधीर कोहली, मैं बोला। योर मेंबरशिप नंबर? आई एम नॉट अ मेंबर माई सेल्फ। आई एम गेस्ट ऑफ अ मेंबर गौतम बनर्जी। प्लीज सिट डाउन। मैंने बैठने का उपक्रम नहीं किया। उसने डेस्क पर रखे एक टेलीफोन का रिसीवर उठाया, उस पर लगे बजर का एक बटन दबाया और दबे स्वर में किसी से बात करने लगी। मैंने जेब से अपना डनहिल का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। कुछ क्षण बाद उसने टेलीफोन रख दिया और एक घंटी का बटन दबाया। एक भीतरी दरवाजा खुला और एक वर्दीधारी वेटर वहां प्रकट हुआ। यू कैन गो इन मिस्टर सुधीर कोहली, वह बोली। थैंक यू, मैं बोला। यू आर वेलकम, मैं वेटर के साथ हो लिया। मैं भीतरी दरवाजे से गुजरा, फिर वह दरवाजा भी मेरे पीछे बंद हो गया। मैंने अपने आप को एक रेलवे प्लेटफॉर्म जितने बड़े हॉल में पाया। हॉल के बीचों बीच एक डांस फ्लोर था और उसके चारों ओर टेबल लगी हुई थी। एक ओर बैंड स्टैंड था और दूसरी ओर एक बहुत लंबा, बहुत सुसज्जित बार था। सारा हॉल रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था और हर तरफ ऐश्वर्य की छटा फैली हुई थी। उस वक्त बैंड बज रहा था और कोई 15-20 जोड़े डांस फ्लोर पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले मौजूद थे। आदमी अधिकतर अधेड़ या वृद्ध थे, लेकिन लड़कियां सब जवान थी। वे लड़कियां कैसी थी, यह लड़कियों के हाव भाव से भी और उनके साथियों की उम्र से भी जाहिर हो रहा था। जाहिर था कि डायमंड क्लब बीवियों से तंग आए पैसे वाले लोगों की दिलजोई का सामान करने वाला क्लब था। वे कामयाब लोग थे और अपनी कामयाबी की वजह से ही वे अपने आप को उस मौज मेले के हकदार मानते थे जो उन्हें उनकी बीवियां नहीं करा सकती थी। किसी समझदार आदमी ने ठीक कहा है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है जो उसे यह कहती रहती है कि सब कुछ मेरे नाम कर दो। वे लोग जरूर अभी बीवियों के मुकम्मल काबू में नहीं थे। वेटर मुझे हॉल तक पहुंचाकर कहीं गायब हो गया था। काली पैंट, सफेद कोट और लाल रंग की बो लगाए एक स्टीवर्ट नुमा नौजवान मेरे पास पहुंचा। उसने बड़े अदब से झुककर मेरा अभिवादन किया, मुझे एक चमकीली मुस्कुराहट पेश की और पूछा, मिस्टर सुधीर कोहली? दिस सेम, मैं बोला, इन पर्सन। आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। कहाँ? आप आइए तो।
अभी कितनी तशरीफ़ें और लानी होंगी। बस यह आखिरी जहमत है जो मेरी दरख्वास्त है कि आप गवारा कर लें। लेकिन दरअसल पेचीदगी आपके मेंबर न होने की वजह से पैदा हो गई है। मैंने कहा ना कि मैं गौतम बनर्जी का मेहमान हूँ। जी हाँ जी हाँ, लेकिन आप मेंबर के साथ नहीं आए हैं। मेंबर के साथ आए होते तो कोई बात ही नहीं थी। अब क्या बात है? अब भी कोई बात नहीं है, आप आए तो। मैं उसके साथ हो लिया। सारा हॉल पार कर चुकने के बाद उसने एक दरवाज़ा खोला और मुझे भीतर दाखिल होने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उसके समीप से गुजरकर भीतर कदम रखा। तुरंत मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हुआ और एक रिवॉल्वर की नाल मेरी पसलियों से आ लगी। यह क्या बदतमीजी है? मैं क्रोधित स्वर में बोला। नथिंग पर्सनल सर, वह विनयशील स्वर में बोला। मुझे सिर्फ यह देखने के लिए आपकी तलाशी लेने का हुक्म हुआ है कि आपके पास कोई हथियार तो नहीं। मैं खामोश रहा। उसने बड़ी सावधानी से मेरी तलाशी ली। थैंक यू सर, अंत में वह बोला। अब उस सामने दरवाजे में लगा हरा बटन दबा दीजिए। वो किस लिए? मैंने पूछा। अभी मालूम हो जाएगा सर। थैंक्स अगेन सर। वह मुझे वहां अकेला खड़ा छोड़कर वहां से विदा हो गया। अब गलियारे में मैं अकेला खड़ा था। मैंने देखा गलियारे में केवल 2 ही दरवाजे थे, एक जिससे मैं दाखिल हुआ था और दूसरा जिसकी बगल में हरा बटन लगा हुआ था। यानी कि या तो मैं वापस जा सकता था और या यह देखने के लिए रुक सकता था कि हरा बटन दबाने से क्या होता था। मैंने दूसरा काम करने का ही फैसला किया। मैं लंबे डग भरता हुआ उस दरवाजे के समीप पहुंचा। मैंने पहले दरवाजे का मुआयना किया। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी कि उस दरवाजे में न कोई हैंडल था, न कोई कुंडा था और न कोई दरवाजे में ही फिट ताला था। मैंने उसे धक्का दिया तो वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। वह मेरी तरफ खुलता हो यह भी मुझे संभव न लगा, क्योंकि तब दरवाजे को मेरी तरफ खींचने के लिए उस पर कोई पकड़ होनी चाहिए थी। फिर मैंने तनिक हिचकिचाते हुए हरे बटन पर उंगली रखी। दरवाजा जैसे जादू के जोर से निशब्द अपने स्थान से सरक गया। मैंने भीतर कदम रखा। वह एक ऑफिस नुमा कमरा था। कमरे में एक आबनोस की विशाल मेज लगी हुई थी, जिसके सामने मेहमानों के बैठने के लिए 5-6 कुर्सियां पड़ी थी और पीछे एक राज सिंहासन जैसी घूमने वाली कुर्सी लगी हुई थी। लेकिन उस वक्त मेरी तरफ कुर्सी की पीठ थी। पीठ इतनी ऊंची थी कि मुझे उस पर बैठे व्यक्ति की केवल कुर्सी के हत्थों पर टिकी कोहनियां दिखाई दे रही थी। मेरे मेज के समीप पहुंचते ही कुर्सी घूमी और उसका रुख मेरी तरफ हो गया। मेरी उम्मीद से बहुत जल्द सोनी सामंत से मेरी फिर मुलाकात हो गई थी। बैठो, मुझे आदेश मिला। मैं आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या पियोगे? जो तुम पिलाओगे, मैं बोला। उसने अपनी मेज पर रखे 4 टेलीफोनों में से एक का रिसीवर उठाया और केवल एक शब्द कहा, ड्रिंक्स। मुझे नहीं मालूम था। उसने रिसीवर रखा तो मैं बोला, डायमंड क्लब के मालिक तुम हो। अब मालूम हो गया ना? वह बोला, हाँ। गौतम बनर्जी के घर में तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हें मालूम था कि वह इस क्लब का मेंबर था, क्योंकि तुमने पूछा नहीं था। वैसे इस वक्त कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है? मेरे सामने यूं मौजूद होना। तुम्हारा मतलब है कि अभी तक मुझे दहशत से थर थर कांपने लगना चाहिए था। क्यों नहीं? तुमने सोनी सामंत पर हाथ उठाया था। इस वक्त अपने आप को मेरे सामने पाकर तुम्हारी हालत वैसी ही होनी चाहिए थी जैसी तुमने अभी बयान की है। मैं हंसा। चलो मान लिया कि तुम बहादुर आदमी हो, लेकिन एक बात मैं फिर भी कहता हूँ। क्या? अगर तुम्हें मालूम होता कि डायमंड क्लब का मालिक मैं हूँ, तो फिर तुम्हारा यूं यहाँ कदम रखने का हौसला न होता। मुमकिन है? मुमकिन नहीं, यह हकीकत है। चलो ऐसे ही सही, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं भी। मिस्टर सुधीर कोहली, मैं चाहूँ तो तुम्हारी लाश का पता न लगने दूँ, लेकिन मेरा गुस्सा उतर चुका है और खामखा किसी के लिए मन में बैर भाव पाले रहने की मुझे आदत नहीं। शुक्रिया, मैं शुष्क स्वर में बोला। और फिर तुम काम के आदमी साबित हो सकते हो। जानकर खुशी हुई। मैं काबिलियत की कद्र करता हूँ। कभी अपनी मौजूदा धंधे से उकता जाओ तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। आगे हो सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारी ऑफर को याद रखूंगा। तभी ऑफिस का पिछला दरवाजा खुला और हाथ में ट्रे उठाए एक अर्धनग्न युवती वहां प्रकट हुई।
वह हम दोनों के सामने हाई बॉल के गिलास रखकर वहां से विदा हो गई। चीयर्स, वह अपना गिलास उठाकर बोला। चीयर्स, मैंने भी उसका अनुकरण किया। मैंने हाई बॉल का एक घूंट पिया। आनंद आ गया। सोनी सामंत आदमी घटिया हो सकता था, लेकिन मेजबान निश्चय ही उम्दा था। यहाँ कैसे आए? एकाएक उसने उत्सुक भाव से पूछा। क्या गौतम के कत्ल के सिलसिले में? मेरा क्या वास्ता उससे? तो फिर? जवाब में मैंने एक बड़ी अजीब हरकत की। मीरा खोसला की नंगी तस्वीर वाला लिफाफा उस वक्त भी मेरी जेब में था। मैंने वह लिफाफा निकाला और इस प्रकार सोनी सामंत के सामने मेज पर फेंका कि तस्वीर बाहर निकल आई। साथ ही मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकाला और बड़े निर्विकार भाव से एक सिगरेट सुलगाने में मग्न हो गया। लिफाफा मेज पर इस प्रकार पड़ा था कि उसमें से बाहर झांकती तस्वीर का सीधा रुख सोनी सामंत की तरफ था। उसका ध्यान तस्वीर की तरफ आकर्षित हुआ तो वह कितनी ही देर उसे देखता रहा। फिर उसने तस्वीर को वापस लिफाफे के भीतर धकेल दिया। वह बोला, तो यह शौक है तुम्हारा? गलत, मैं बोला। तो फिर जेब में नंगी तस्वीरें क्यों लिए फिरते हो? तस्वीरें नहीं, सिर्फ एक तस्वीर। एक भी क्यों? अगर ऐसे कामों में दिलचस्पी रखते हो तो मुझे बताओ, मैं इससे बेहतर चीज़ हाजिर करता हूँ। मैंने तुम्हारी चीज़ें बाहर हॉल में देखी हैं। अरे वो कुछ भी नहीं, वो तो थक हार चुके बुजुर्गवारों की दिलजोई का सामान है। यानी कि जो माल बढ़िया है वो अलग बांध कर रखा है? हाँ, कहो तो पेश करूं? मेरी दिलचस्पी हर माल में नहीं, एक खास माल में है। खास माल? डॉली। नाम सुनते ही उसके नेत्र सिकुड़ गए। वह बड़ी गौर से मेरी ओर देखने लगा। मैं अपने जिस्म में छेद करने को तत्पर उसकी निगाह की परवाह किए बिना हाई बॉल की चुस्कियां लेता रहा और सिगरेट की कश लगाता रहा। डॉली को कैसे जानते हो तुम? उसने तीखे स्वर में पूछा। मैंने कब कहा मैं डॉली को जानता हूँ? मैं नकली हैरानी जताता हुआ बोला। तो मैंने सिर्फ नाम सुना है डॉली का। किससे? एक दोस्त से। कौन दोस्त? तुम उसे नहीं जानते। उसने नाम जानने की जिद नहीं की। डॉली के बारे में तुमने जो सुना है ठीक सुना है, वह बोला। वह मेरे यहाँ की सबसे शानदार लड़की है। उसकी एक रात की फीस 5,000 रुपये है। तुम 5,000 रुपये खर्चना अफोर्ड कर सकते हो? नहीं, मैं बोला। कोई बात नहीं, तुम्हें वह फिर भी हासिल होगी। आज की रात तुम सोनी सामंत के मेहमान हो। आज की रात सब कुछ ऑन द हाउस होगा। शुक्रिया। उसने एक कागज पर कुछ शब्द घसीटे और कागज मेरी ओर सरका दिया। यह उसका पता है, वह बोला। मैं उसे फ़ोन भी कर दूंगा। जब तक तुम वहां पहुंचोगे वह तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार होगी। मैंने देखा कागज पर गोल्फ लिंक के एक फ्लैट का पता दर्ज था। मेरी जो बेहतरीन लड़कियां हैं, उसने बताया, उन सबके अपने अपने फ्लैट हैं। आम मेहमानों का मनोरंजन करने वाली लड़कियों को इसी इमारत में कमरे हासिल हैं। मुझे खास मेहमान का दर्जा देने का शुक्रिया। वह खामोश रहा। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने मेज पर उपेक्षितता पड़ा मीरा खोसला की तस्वीर वाला लिफाफा उठा लिया। तुम? मैंने पूछा। इस तस्वीर वाली लड़की को नहीं जानते? नहीं, वह सहज स्वर में बोला। कौन है यह? नेवर माइंड। मैंने लिफाफा वापस अपनी जेब में रख लिया। अब मैं रुखसत होना चाहता हूँ। मुझे मिस डॉली की बाहों में पहुँचने की जल्दी है। वह हंसा। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैंने उसकी विशाल मेज पर दोहरा होकर उससे हाथ मिलाया और फिर उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा जिससे मैं भीतर दाखिल हुआ था। मैं अभी आधे रास्ते में ही था कि दरवाजा निशब्द अपने आप खुल गया। मैं वहां से बाहर निकल गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।